आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे उन्हीं स्टूडेंट्स की वजह से हूँ, नहीं तो मैं कभी भी कोई प्रचार नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जो दिखता है वो नहीं बिकता है, मेरा जैसा नजरिया है। मोटी कॉपी में शिक्षा नहीं है, शिक्षा है आपके दिमाग में। आप कितने शिक्षित हैं ये आपके दिमाग में। हर समय आप कॉपी लेके नहीं जाएंगे ना। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बहुत पहले जो बातें बताई वो बात बाद में गलत हो गई। आज के समय में आज मोबाइल का युग है। आज के समय में अगर मैं बोलूं बच्चों में सबसे किसी चीज की कमी है वो है धैर्य। जनसुराज से मैं जुड़ चुका हूं और मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि जनसुराज से जुड़ने के पीछे बहुत बड़ी वजह जो है ये बच्चे हैं कि न दौलत पे नाच करना है, न शोहरत पे नाच करना है। न दौलत पे नाच करना है, न शोहरत पे नाच करना है। पढ़ते हैं अब जेपी सर के पास, बस अपनी किस्मत पे नाच करना है। और जहाँ तक बात है कि इंजीनियरिंग में बहुत दिन काम भी किया, परंतु जब मैं अपने गांव समाज में आया तो मुझे ये फील हुआ कि कुछ तो मुझे अपने समाज के लिए करना चाहिए। और मेरे पास जो चीज़ था, मेरे पास शिक्षा था। मैंने सोचा कि शिक्षा के ही क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो मैंने शिक्षा के ही क्षेत्र में काम किया और फाइनली ये डिसाइड किया कि मुझे फिजिक्स पढ़ाना है और मैं अभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। लगभग कितने समय तक आप उस ऑफिशियल काम में जुटे रहे? 2009 से 2015 तक हमने जॉब किया है। कैसा गुजरा वो समय आपके लिए? बहुत अच्छा गुजरा है, आज भी वो याद है और बहुत अच्छी यादें हैं। और जीवन में कभी ज़रूरत पड़ेगा तो हम उस फील्ड में भी कभी भी जा सकते हैं, अगर कभी ज़रूरत पड़े। उस फील्ड को भी मैंने बहुत अच्छे से जिया है, बहुत अच्छे से काम किया। आप दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति, एक तरह से कहा जाए सरल शब्दों में तो आप जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं। आपने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो एक स्टूडेंट से शुरू किया, फिर कई स्टूडेंटों को चार स्टूडेंटों को कई महीनों तक पढ़ाते रहे। लेकिन उससे भी पहले आपने बेंच की व्यवस्था तो कर दी थी, लेकिन बेंच और आपके बीच जो तन्हाई थी उसको दूर करने कोई नहीं आया। तो उस समय आपके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसी फीलिंग हुई, क्या अनुभव? देखिए, शुरुआती दौर एक शिक्षक के लिए बहुत कठिन होता है। मैं तो जो भी शिक्षक देख रहे होंगे या स्टूडेंट देख रहे होंगे उनको मैं बताना चाहता हूँ कि शुरुआती दौर में ही बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल दौर होता है। अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाए तो आपको पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि एक एक स्टूडेंट के लिए तरसना पड़ता है। आपके पास नॉलेज है लेकिन कोई आपके पास आता नहीं है, क्योंकि आप नए हैं। लोग समझते हैं कि क्या आता होगा, क्या जानता होगा। इस तरह की बहुत सारी बच्चों के जानकारी का अभाव होता है, जिसके कारण जो है उसके बाद से आपने जिस प्रकार से आपका बारे में जानकारी लिया, तो वो जो आपके शुरुआती स्टूडेंट थे, जो भी आपसे पढ़ने वाले थे, उन्होंने भी आपके लिए काफ़ी मेहनत किया और सहयोग किया कि सर जो है कोचिंग चले और आगे बढ़े। उनके लिए आप किस प्रकार से कहना चाहेंगे? मैं तो बताना चाहता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे उन्हीं स्टूडेंट्स की वजह से हूँ, नहीं तो मैं कभी भी कोई प्रचार नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और आज बच्चे आते हैं तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, जो कि मुझे रिकमेंड करते हैं कि नहीं आप जाइए, बच्चों को बोलते हैं कि जाइए, सर अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और उनका मैं सदा शुक्रिया अदा करता रहूँगा। और जो भी बच्चे जाते हैं, इस साल भी पढ़ के जाते हैं, तो वही अगले साल बच्चों को भेजते हैं, वही बोलते हैं कि नहीं जाइए पढ़िए। तो अगर बच्चे का सपोर्ट नहीं रहेगा तो कभी टीचर आगे नहीं बढ़ता। आमतौर पर लोगों का कहना होता है कि जो दिखता है वही बिकता है। इस कॉन्सेप्ट पर आपका क्या विचार है? देखिए, जो दिखता है वो नहीं बिकता है, मेरा जैसा नजरिया है। मेरा नजरिया है कि जो आपके अंदर वास्तविक में है वही लोगों को पसंद आएगा। बस वास्तविकता होनी चाहिए आप में, आपका नीयत अच्छा होना चाहिए। अगर आप अच्छे नीयत के साथ कोई काम करेंगे तो लोगों को पसंद जरूर आएगी। आपका सोचना और कहना है कि जो ब्रेन एप्लीकेशन है उसको जब तक आप एप्लीकेट नहीं करेंगे वो ब्रेन एप्लीकेशन किसी काम की नहीं। तो इस जो आपके इस कथन के पीछे आपका क्या विचार है और आपसे जो पढ़ते शिक्षा प्राप्त करते हैं उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं इस थ्योरी पे? देखिए, जैसे कि अभी भी आप देख सकते हैं, मेरा जो तरीका है पढ़ाने का कि मैं बच्चों को अगर कोई चीज़ पढ़ा भी देता हूँ तो उसको डायरेक्ट लिखने, बोर्ड देखकर लिखने नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि पहले तुम उसे खुद से बनाओ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर ब्रेन का एप्लीकेशन नहीं होगा तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। शिक्षा मोटी कॉपी में शिक्षा नहीं है, शिक्षा है आपके दिमाग में। आप कितने शिक्षित हैं ये आपके दिमाग में। हर समय आप कॉपी लेके नहीं जाएंगे ना, किसी के सामने खुद को खड़ा होना होगा तो क्या आप कॉपी उल्टाएंगे? क्या अपने ब्रेन में जो चीज़ें हैं उसी का उपयोग करेंगे? इसलिए हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि अपने ब्रेन पे फोकस करो, जो चीज़ तुम पढ़ते हो उसका बार बार उपयोग करो।
आपका कहना है कि कम से कम एक चीज़ को, एक सब्जेक्ट को वो अपने ब्रेन के एप्लीकेशन से अपने आप में बेहतर ढंग से डेवलप करे, जी। ये आपका कहना है। जी। इससे क्या फ़ायदा, जो यहाँ पे आपको कई लोग सुन रहे हैं और हमारे चैनल पे प्रसारित होने के बाद भी कई स्टूडेंट सुनेंगे और उनको फ़ायदा पहुँचेगा, इसके बारे में आप ज़रा विस्तार से थोड़ा सा बता दें। देखिए, बच्चे साइंस लेते हैं, साइंस का मकसद ये नहीं है कि आप क्या याद कर लेते हैं, साइंस का मकसद ये है कि आप क्या सोच पाते हैं। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बहुत पहले जो बातें बताई वो बात बाद में गलत हो गई, तो रट लेने से क्या हो जाएगा। आज आप जो सीख रहे हैं हो सकता है कल वो बदल जाए। आपके पास क्षमता जो होनी चाहिए वो सीखने की क्षमता होनी चाहिए, नई चीज़ों को ग्रास्प करने की क्षमता होनी चाहिए, और उसके लिए आपको अपने आप को हर समय अपडेट रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब आप खुद से करने की कोशिश करें, नहीं तो वो नहीं हो सकता। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि घर के दबाव में साइंस के बाद फिजिक्स, साइंस और फिजिक्स एक ही बात है, फिजिक्स ले लेते हैं, तो वो अपने आप को इसमें घुटन महसूस करता है। ऐसा वो क्या करे, उनके लिए आपका क्या सोचना है? देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है कि बच्चे साइंस ले लेते हैं और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये पढ़ना है। घर के दबाव में लें, समाज के दबाव में लें, साइंस पढ़ना बुरी बात तो है ही नहीं, लेना ही चाहिए। हम लोग भी रिकमेंड करते हैं कि ले लो बाबू, लेकिन साइंस को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके पास। आप सडनली साइंस 10th क्लास के बाद स्टार्ट नहीं कर सकते, उससे पहले। तो जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं, तो मैं तो उन्हें यही बोलूँगा, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उसको कोशिश कीजिए 6th 7th से साइंस के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो, तब वो जो साइंस लेगा ना तो वो अपने अंदर साइंस को डेवलप करने देगा। अदरवाइज वो साइंस को लेकर प्रेशर महसूस करेगा, और जिसका आगे चल के नुकसान होता है बच्चों को। इसी संदर्भ में एक बात है कि ये जो फिजिक्स है, भौतिकी विज्ञान है, ये जो है पढ़ने वालों के जीवन में इसका क्या प्रभाव है? देखिए, पहली बात तो आपके जीवन में हर समय भौतिकी है। साइंस ऐसा चीज है, आज आप जिस माइक का उपयोग कर रहे हैं मुझसे बात करने के लिए, जो बच्चे देख रहे हैं, ये सब फिजिक्स है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो साइंस का तो हमारे जीवन में हर जगह उपयोग है, फिजिक्स का हमारे जीवन में हर जगह उपयोग है, परंतु बच्चों के लिए साइंस और फिजिक्स इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज या आगे चल के जीवन में वो कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। ये है मेन बात कि बच्चों को फिजिक्स का क्या उपयोग है जीवन में। आज का जो पढ़ाई का माहौल है शिक्षा का, और आपके समय में जो शिक्षा प्राप्त करने का माहौल था, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, आज के समय में आज मोबाइल का युग है। आज के समय में अगर मैं बोलूं बच्चों में सबसे किसी चीज़ की कमी है, वो है धैर्य। मोबाइल देखने के कारण बच्चों ने धैर्य करना खो दिया है। जैसे हमारे समय में क्या होता था कि अगर आपसे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप आधा घंटा उस क्वेश्चन पे दिमाग लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि कैसे बनेगा। लेकिन आज के समय में बच्चे को लगता है कि अगर नहीं बन रहा है तो जल्दी इसका कुछ सॉल्यूशन देख लिया जाए, जिससे कि ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है। तो आज के शिक्षा व्यवस्था में हम तो यही बोलेंगे कि अगर कुछ बहुत अच्छा करने की जरूरत है तो ऐसा कुछ करें, बच्चे में धैर्य हो कि थोड़ा देर पढ़ाई में हम लगे रहें। बच्चे में धैर्य हो, लेकिन अनुशासन को क्या स्थान देना? बहुत ज्यादा धैर्य और अनुशासन। आदमी अनुशासित रहेगा अगर उसके अंदर धैर्य रहेगा, नहीं तो किसी भी बच्चे को तुरंत अनुशासन तोड़ने का मन करता है। तो ये सब चीजें एक दूसरे के साथ ही डेवलप होती है। पढ़ाई में अनुशासन सबसे जरूरी है। एक दिन पढ़ लेने से कोई बहुत तेज नहीं हो जाता है। लंबे समय तक आप लगातार मेहनत करते हैं तब सफलता मिलती है, और वो बिना अनुशासन के नहीं मिल सकती। इसी जो है अनुशासन को संचार करने के लिए कई प्रकार के आप पर आरोप लगते हैं, एलिगेंस लगते हैं। हाँ। उसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, उसके गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी उन आरोपों को धता बताते हुए आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, आरोप लगना ना लगना, ये जो आरोप लगाते हैं उनके मन पे निर्भर करता है। हमको जहाँ तक लगता है कि मेरा नियत साफ होना चाहिए और बच्चों को मेरा नियत समझ में आना चाहिए। आज आपके सामने अभी बच्चे बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि क्या होमवर्क चेक करना इनको बुरा लगता है। ऐसा नहीं है, 90% बच्चे बोलेंगे कि होमवर्क चेक करना चाहिए। कुछ परसेंट बच्चे, जैसे हमारे यहाँ जो अनुशासन है कि आपको रोज होमवर्क बना के आना है, ठीक, और साथ में आपको रोज आना है, एब्सेंट भी नहीं होना, होमवर्क भी बनाना है। बहुत रेयर चांस आप कभी एब्सेंट होते हैं तो आप हमसे परमिशन लीजिए। मतलब मेरा कहना है कि पढ़ाई को पढ़ाई रहने दीजिए। ये नहीं कि धर्मशाला की तरह जब मन हुआ आए, जब मन हुआ गए, क्या बनाए क्या नहीं बनाए, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोगों के मन में लगता है कि भीड़ है तो वहाँ क्वालिटी नहीं होगी। तो मैं ये बच्चों को या लोगों को बताना चाहता हूँ कि नहीं, भीड़ है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी मेंटेन करूँ। लोगों की नज़र से, मेरी नज़र से देखा जाए तो एक आपके आने का एक बदलाव हुआ है कि और कोचिंग सेंटरों में नाम नहीं लेंगे,
सीधा एंट्री दे दिया जाता है, लेकिन आपने एक बदलाव लाया है कि जो आप होमवर्क देते हैं, जो कार्य उनको देते हैं, वो करने के बाद ही आप क्लास में उसको एंटर करते हैं। ये एक अच्छा बदलाव है, और इससे स्टूडेंट पे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो नहीं बना पाते हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो हम जहाँ तक हम जानते हैं कि अभी बहुत सारे शिक्षक धीरे धीरे इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है कि अगर कोई भी मेरे बड़े छोटे जो भी हों, वो अगर ये स्टार्ट करते हैं तो ये बच्चों को फायदा पहुंचाएगा, पहली बात तो। दूसरी बात, जो बच्चे नहीं बना पाते हैं उनके बारे में मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर वो रूम में मेहनत किए हैं, 1 घंटा बैठे हैं, तब भी नहीं बना पाए हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी कमी होगी कि हम उसको अच्छे से नहीं समझा पाए। लेकिन अगर बच्चों ने कॉपी खोला ही नहीं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि तुम बैठोगे तो बनेगा, इतना समझा देता हूँ कि बनेगा। इसी रास्ते पर एक सवाल आता है, तो बच्चे आपके पास आते होंगे, दूर दराज से आते हैं, गांव से आते हैं, जहाँ पे शिक्षा की जो उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आते हैं। कई स्टूडेंट कमज़ोर रहते हैं, हमको लगता है बिल्कुल 70%। तो उस पर आपके लिए क्या चुनौती पेश हो जाती है कि उसको ऊपर करने के लिए, और स्टूडेंट को भी क्या कहेंगे कि वो अपनी वीकनेस को, अपनी कमजोरी को किस प्रकार से दूर करें? देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा है, ये सवाल तो अभी तक के पूछे गए सभी सवालों में सबसे बेहतर सवाल है कि जब बच्चे की स्थिति कमजोर है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, या हम लोग क्या करते हैं। तो पहली बात तो आपको ये जानकारी दे दें कि हम लोग एकदम जीरो लेवल से बताते हैं, एकदम जीरो लेवल से। उसको बोलते हैं आज तक तुम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अब तुमको हम बताएंगे, तुम जानो, लेकिन अब तुमको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अगर 10 साल पीछे हो तो तुमको मेहनत तो 10 गुना ज्यादा करना पड़ेगा। मेहनत हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वो चीजें हर तुम्हें दे सकते हैं जो तुमको पहले से मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिली है तो तुम भरोसा करो, तुमको देंगे, सब कुछ सिखाएंगे। 9th से लेकर के 11th तक की पढ़ाई को 11th में कराई जाती है, जिससे कि बच्चे के मन में कोई डाउट ना रहे। तो ये कहना दूर गलत नहीं होगा कि आपके जेपी सर का जो पढ़ाने का अंदाज है वही कला है, बाकी सब विज्ञान है। यही कला है, बाकी विज्ञान है, ये कहना गलत नहीं होगा। और जिस प्रकार से आप चल रहा है, अभी आपका संस्थान चल रहा है, आगे की इसके बारे में आपकी क्या सोच है? किस प्रकार से आप आगे ले जाना चाहेंगे भागलपुर के शिक्षा जगत को? देखिए, जहाँ तक मेरी कोशिश है कि मैं लगातार इस काम को करता रहूं, और एक छोटा सा मेरा जो अंदर से मन है कि थोड़ा सा गांव में छोटे छोटे गांवों में जा करके मैं बच्चों को थोड़े कम एज में जागरूक कर सकूं कि आगे अगर तुमको अच्छा करना है तो अभी के समय का थोड़ा सा उपयोग करो, जिससे कि वो फायदा उठा सके। जब तक नर्सरी मजबूत नहीं होगा तो वो वृक्ष जो है अच्छा फल नहीं दे पाएगा। यही आपका जी, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि गांव-गांव में जा करके थोड़ा सा इसका प्रचार करना चाहिए कि नहीं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो। हो सकता है कि लोग उसे बोलते भी होंगे, लेकिन अपने बोलने का अलग अलग तरीका होता है किसी भी बच्चे को मोटिवेट करने का। तो मैं अपनी तरफ से एक कोशिश जरूर ये कुछ दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ कि गांव-गांव में जा करके बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता फैलाऊं। तो आपकी बहुत अच्छी सोच है। शिक्षा के अलावा पिछले दिनों देखा गया कि राजनीति में भी आपकी भागीदारी थोड़ी सी दिखी है। जन स्वराज पार्टी से आप जुड़े हैं, उसके लिए आपको बहुत जो है शुभकामनाएं। लेकिन हम सवाल ये है कि आप किस प्रकार से प्रभावित हुए कि इसमें आप जुड़े, आपने क्या देखा उसमें? देखिए, जन स्वराज से मैं जुड़ चुका हूं, और मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि जन स्वराज से जुड़ने के पीछे बहुत बड़ी वजह जो है ये बच्चे हैं। अगर ये बच्चे को मैं नहीं पढ़ा रहा होता तो शायद मैं अभी जन स्वराज से नहीं जुड़ा होता, क्योंकि मैंने जो स्थिति देखी जमीन पर कि बच्चों की क्या स्थिति है वो बहुत दयनीय है। और मैंने जन स्वराज में जब ज्वाइन किया और मैं जब लोगों को उनके प्रशांत जी के वक्तव्य को देखता हूं तो मुझे फील होता है कि ये इंसान जरूर शिक्षा को महत्व देने वाले हैं। शिक्षा के लिए वो हमेशा बच्चों को या उसके माँ बाप को प्रेरित करने वाले हैं। ये बहुत खुशी की बात है। कहना है कि 2 रोटी कम खाओ लेकिन शिक्षा दो। शिक्षा और बोर्ड जो है अपने बच्चे को देखकर अपने शिक्षा के बच्चे के लिए तो मैं वही बताना चाह रहा हूं। उसी बात को लेकर आप ज्यादा से ज्यादा हमको लगता है प्रभावित हैं। मैं वही बात बताना चाहता हूँ कि आज तक जो भी राजनेता ये बोले हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है, मुझे लगता है ये बात सत्य नहीं। गरीब के लिए अगर कुछ काम करना है तो पहले उसके बच्चे को सही से शिक्षित कीजिए। अगर वो बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो फिर वो गरीब हो जाएंगे, और गरीब से गरीब होते चले जाएंगे। तो गरीब के लिए अगर किसी को सही में काम करना है तो गरीब के बच्चे को उस लेवल पे पहुंचाना होगा कि वो अगली बार उसकी अगली पीढ़ी गरीब ना रहे। हमारा सोच यही है कि उसको इतना शिक्षित करो कि एक पीढ़ी गरीब है, अगली पीढ़ी गरीब ना रहे। इसी एक सोच के साथ, एक विजन के साथ मैंने जन स्वराज ज्वाइन किया।
जनसुराज का आपसे क्या उनको अभिलाषा है, आपसे क्या उम्मीदें है, वो तो उनके लिए सवाल है, लेकिन आपको जनसुराज से क्या अभिलाषा है, आपकी उनसे क्या उम्मीदें जुड़ी है? देखिए, मेरी उम्मीदें बस यही है कि मुझे मौका मिले कि मैं लोगों में शिक्षा का प्रचार कर सकूं, और जब भी कभी जनसुराज में हमको किस चीज़ के लिए याद किया जाएगा कि शिक्षा में कुछ रिफॉर्म करना है, कुछ बदलाव करना है, अपने अनुभव को बताइए, तो वो अनुभव देने के लिए मैं तैयार रहूँगा। बाकी पार्टी के साथ तो कार्यकर्ता की तरह लगा हुआ रहूँगा। बाकी आपने इतनी देर तक हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। और बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि न दौलत पे नाच करना है, न शोहरत पे नाच करना है, न दौलत पे नाच करना है, न शोहरत पे नाच करना है। पढ़ते हैं अब जेपी सर के पास, बस अपनी किस्मत पे नाच करना है। बाकी मेरा नाम मनीष पूनम यादव, कैमरे के पीछे से आशीष राज और श्रवण प्रसाद सानी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद रहेगा। जय भागलपुर, जय